गुड इवनिंग। क्या पढ़ा था लास्ट टर्न पे? समरी पढ़ ली थी अपन ने। समरी पढ़ी थी तो उसके अकॉर्डिंग विस्कोसिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अट्रैक्शन डायरेक्टली इनवर्सली। विस्कोसिटी, वॉलेटिलिटी, वेपर प्रेशर, बीपीएमपी पढ़ गया हो क्या? चलो कुछ छोटे छोटे से पॉइंट और देख लेते हैं इसके अंदर। लिखो आगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आगे लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और फर्स्ट पॉइंट लिखो इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड exist in the form of dimer, exist in the form of dimer. Acetic acid exist in the form of dimer due to hydrogen bonding, due to hydrogen bonding. Exist in the form of dimer, D-I-M-E-R, dimer. Exist in the form of dimer due to hydrogen bonding. देखना इस लाइन का मतलब क्या है। जैसे अगर एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, यही होता है। अब यहां पर अगर इसका स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है? ये तो हो गया CH3, ये हो गया C, ये हो गया डबल बॉन्ड O, और ये हो गया O, और ये हो गया H, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि एसिटिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये डाइमर बनाता है। डाइमर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल का एक साथ अटैच होना, उसको क्या बोलते हैं? डाइमर। अगर तीन मॉलिक्यूल एक साथ अटैच होते हैं तो ट्राइमर, और इससे ज्यादा होते हैं तो नॉर्मली अपन बोल देते हैं पॉलीमर। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है? डाइमर। और डाइमर लिखा है तो मतलब कितने मॉलिक्यूल होंगे? और दो मॉलिक्यूल होंगे, तो दूसरा CH3CO और H यहां पे बना दिया और डबल बॉन्ड O, राइट। अब कंडीशन फॉलो करते हैं, OHO हो जाएगी, OHO हो जाएगी, और इस तरीके से ये बना लेगा डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, दूसरा पॉइंट सुनना ध्यान से। ये जो डाइमर का फॉर्मेशन करेगा, ये डाइमर का फॉर्मेशन करेगा बेंजीन के अंदर। किसके अंदर करेगा? या फिर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर मान लो इसको पानी के साथ करवा दी तो पानी के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। पानी के अंदर अगर इसको रखा तो ये पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। बात आ रही है समझ में? अगर मैं आपको बोलता हूं कि एसिटिक एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर, ठीक है, तो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो इसको स्टोर करके पानी में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। तो इसको स्टोर करके किसमें रखना है? बेंजीन में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में, इनके अंदर रखना है जहां पर ये उनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करे। चलो ये अलग बात है, केवल सिंपल सी लाइन इतनी सी है कि जो एसिटिक एसिड होता है एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट है छोटा सा, क्वेश्चन के फॉर्म में इसको देखते हैं कि KHF2 exist but KHCl2 doesn't exist. Why? तो इसका रीजन क्या होगा देखते हैं अपन यहां पर। जैसे मैंने यहां पे लिखा KHF2, ठीक है,
KHF2 में अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे, तो हम बोलेंगे कि K पे तो कंफर्म में +1 आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो K पे तो आ गया +1, और बचे हुआ जो भी है इसके ऊपर आएगा -1। तो यहां पर एक तो K प्लस होगा, दूसरा होगा HF2 माइनस। ठीक है, एक तो K प्लस और दूसरा HF2 माइनस। अगर KHCl2 की बात करते हैं तो KHCl2 के अंदर एक तो होगा K प्लस और दूसरा होगा HCl2 माइनस। अब बात यह आती है कि K प्लस तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी बात करते हैं कि HF2 माइनस बनता है या नहीं बनता, या फिर HCl2 माइनस बनता है या नहीं बनता। ये जो HF2 माइनस है ये बना होता है HF प्लस F माइनस से। किससे बना होता है? HF प्लस F माइनस से। इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो HF2 माइनस बन गया। और ये जो HCl2 माइनस है ये बना होता है HCl प्लस Cl माइनस से। ठीक है, ठीक है, तभी तो HCl2 माइनस बनेगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो देखते हैं कि यहां पर HF है और दूसरा कौन सा है? F माइनस, राइट। तो यहां पर एक तो हो गया HF और दूसरा हो गया F माइनस। क्या इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी? हो जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। और अगर यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो इसका मतलब वीक अट्रैक्शन होगा। कैसा अट्रैक्शन होगा? और वीक अट्रैक्शन होगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो पाएंगे। जबकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कंपैरेटिवली से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इस वजह से HF2 माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो K प्लस HF2 माइनस यानी दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? KHF2। ये एग्जिस्ट कर जाएगा और इसका रीजन क्या होगा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात आई समझ में? कोई डाउट? श्योर? दोनों पॉइंट लिखो। इसके बाद तुम्हारी छुट्टी है, एक और क्लास है। हाँ? 11 का छुट्टी कब है? 12th का कब है? क्या करना है छुट्टियों का यार? वैसे इतनी छुट्टियां भोग क्या है? तू 10th भी पास कर ली तेने, 9th भी पास कर ली। फिर तो ऐसा लगने लग गया था कि स्कूल जाऊं यार, वहां पढ़ाई करूं, कब तक घर पे मोबाइल भी नहीं देखने देते घर वाले, क्या करूं घर पे बैठा बैठा। घर वालों ने भी बोला होगा जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। तो उसमें जाएगा मॉर्निंग बैच में, अकेला ही पड़ेगा इतनी सारी गर्ल्स के बीच में। है पोलर है ना?
हाँ है, हाँ तो वीक होता है ना कीसोम। चलो लिख लिया। लिख लिया। चलो एक और छोटा सा पॉइंट, ये बताओ कि पानी के अंदर अगर आइस को डालते हैं तो आइस नीचे बैठ जाता है या सरफेस पे रहता है? इसका रीजन क्या होता है? आइस की डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो वैसा का वैसा ही रखा रह जाएगा। ये यूनिवर्सल फिनोमिना है, सब केस में एप्लीकेबल होता है। जैसे ऑयल को अगर पानी के ऊपर डालते हैं तो ऑयल भी सरफेस के ऊपर रह जाता है, तो उसका भी रीजन क्या होता है? डेंसिटी। ठीक है, अब बात आती है कि आइस और वाटर दोनों एक जैसे ही है ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों के अंदर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे तो आप बोलोगे दोनों के अंदर 4 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों के अंदर कितने टाइप के बॉन्ड्स होंगे तो आप बोलोगे 2 टाइप के बॉन्ड्स होंगे, कोवलेंट एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और मतलब सब कुछ सेम होगा, तो फिर किस वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड तो दोनों में होंगे ना। एयर की वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। इसका प्रैक्टिकल फिनोमिना भी होता है। प्रैक्टिकल फिनोमिना ये होता है कि जैसे घर पे किसी ने आइस जमाई हो ट्रे में रख के या फिर कटोरी में रख के, तो उसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो आइस पे कन्वर्ट होता है ना तो थोड़ा सा उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका। तो स्टैंडर्ड रूल ये बोलता है कि आप ट्रे के अंदर आइस जमाओ तो थोड़ी सी जगह रख दो, ताकि जो जो भी आपकी आइस जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो, लाइक किस कोई स्टार की फॉर्म में जमाएगा, कोई रेक्टेंगल की फॉर्म में, कोई किस फॉर्म में जमाएगा, तो स्टैंडर्ड वो बन जाए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो थोड़ा सा स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अब किसकी डेंसिटी कम है? और डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम क्या होगा? बात आई समझ में? और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो नॉर्मल पानी से वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो उसका सबसे बेस्ट रीजन होता है आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर होना। आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर होना। केज लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बॉन्डिंग भी सेम है, मॉलिक्यूल भी सेम है, केमिकल फॉर्मूला भी सेम है, सब कुछ सेम है। केज लाइक स्ट्रक्चर का मतलब ऐसा होगा कि जैसे वाटर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई थी तो हमने इस तरीके से बना दी थी, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर भी इसी तरीके से होगी, लेकिन यहां पर क्या होगा कि इस तरीके से थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? बड़ा। बड़ा स्ट्रक्चर बनने का मतलब यह है कि यहां पर जैसे O फिर उसके बाद H, तो ये बीच में जो स्पेस आ रहा है ना आइस के अंदर, ये स्पेस कैसा होगा? ज्यादा होगा, बड़ा स्पेस होगा। और स्पेस बड़ा होगा तो इसको बोला जाता है वॉइड्स। क्या बोला जाता है? वॉइड्स। और ये जो बड़ा स्पेस बना है इस बड़े स्पेस को ही बोला जाता है केज। क्या बोला जाता है? केज। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है आइस का। अब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो कैसे हुआ है? तो वो ऐसे हुआ है कि यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है उसकी वजह से जो स्पेस क्रिएट हो रहा था, जैसे वाटर के अंदर भी स्पेस क्रिएट हो रहा था, हमने लास्ट टर्न पे देखा था इस तरीके से। ठीक है, ऐसा बनाया था हमने। तो यहां पर ये जो स्पेस था ये कैसा था? कम था। यहां पर ये स्पेस कैसा है? ज्यादा। और इस बड़े स्पेस को ही बोला है केज, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? केज लाइक स्ट्रक्चर। और इस केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्योंकि आप देखो यहाँ पे छोटा है, यहाँ पर बड़ा, यानी वॉल्यूम क्या हुआ? और वॉल्यूम ज्यादा हुआ तो डेंसिटी कम, और डेंसिटी कम तो इस वजह से फ्लोट करने लग जाएगा। तो लिखो आइस। हाँ, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड है ना वो, एक सेकंड तो क्वेश्चन की फॉर्म में कर लिया था ना अपन ने। लिखो। हाँ, सेकंड कर लो, थर्ड कर लो, लिखना तो यही सही। कैसे बच्चों की तरह बातें करते हो रहे तुम? अब तो बड़े हो गए, 11th क्लास में आ गए तुम। लिखो थर्ड पॉइंट। लिखो थर्ड पॉइंट। आइस, आइस फ्लोट
on the surface of water, on the surface of water due to lower density, due to lower density, and the reason behind is, and the reason behind is cage-like structure, cage-like structure of ice, cage-like structure of ice, ठीक है, cage-like structure of ice. आगे भी लिखना है क्या? लिख लो आगे भी. Due to cage-like structure, due to cage-like structure, due to cage-like structure, volume increase, volume increase and density decrease, and density decrease. ठीक है, इसके बाद ये डायग्राम बना लो, छोटा सा रफली डायग्राम. है ऊपर वाला ही बनाना है, नीचे वाला तो क्या करोगे बना के. हाँ, कंपैरिजन के लिए बना लो, थोड़ा छोटा बना लेना. H2O का भी बना लो चाहो तो, इसके नीचे थोड़ा छोटा बना लेना जैसा मैंने बनाया था. वापस नहीं बनाऊंगा. लिख लिया. इसके आगे फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट कर दो इसको इरेज. फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट और लिखो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या है? जैसे नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से या फ्लोरीन से अगर हाइड्रोजन अटैच होगा तो वहीं पर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. अरे होगी ना. अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा HF, ठीक है, सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा OH और थर्ड मैंने यहाँ पे लिखा NH. अगर यहाँ पे आप देखते हो तो ये 2.1 है, ये 4.0 है, ये 2.1 सॉरी ये 2.1 है और ये 3.5 है, ये 2.1 है और ये 3 है. अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पर प्लस माइनस चार्ज ज्यादा क्रिएट होंगे, मतलब कहां पर मैग्नीट्यूड प्लस माइनस चार्ज का ज्यादा होगा, HF में. और अगर प्लस माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि प्लस माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो बनने वाला बॉन्ड भी कैसा होता है, और स्ट्रॉन्ग होता है. तो हमारे पास में ये तीन ही टाइप के एलिमेंट्स हैं और ये तीन ही टाइप के हैं, तो इन तीनों में जहां पे भी आएगा इन तीनों में ही कंपैरिजन आएगा. और कंपैरिजन आएगा तो अगर इन तीनों में आप कंपेयर करते हो तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा, और अगर HF सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के. बात आई समझ में? अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है इसके अंदर. क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि जैसे मैंने यहां पे एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा किया, H F H और इधर मैंने लिख दिया F, ठीक है, फर्स्ट. सेकंड केस है O H और यहां पर है O, और थर्ड केस है N H और यहां पर है N. ठीक है, आपसे पूछा है इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, तो आपको ये देखना है कि यहां पर कौन सा एटम है, फ्लोरीन, यहां पर कौन सा है, ऑक्सीजन, यहां पर कौन सा है, किसका EN ज्यादा, और फ्लोरीन का EN ज्यादा होगा तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा सेकंड ऑक्सीजन और लास्ट में नाइट्रोजन. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि HF H2O
NH3, इनके बीच में स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा? अच्छा, यहां पर जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि इनके बीच में स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या होगा, एक एक मैंने मॉलिक्यूल यहां पर लिखा है, तो आपको ये मान के चलना है कि जैसे आपने पढ़ा भी है कि HF इंटरमोलिकुलर बहुत सारे होते हैं, H2O इंटरमोलिकुलर बहुत सारे होते हैं, NH3 भी इंटरमोलिकुलर बहुत सारे होते हैं। अगर तीनों में पूछा जाए सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर होगी, तो सिंपली आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, सबसे ज्यादा कहां पर होगी? HF, देन H2O और लास्ट में NH3। बात आई समझ में? जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहां पे लिखा NH और इधर है N, ठीक है, और सेकंड मैंने लिखा SH और यहां पर है S। चलो नहीं बन रहा, मान लिया, ऐसे कर लेते हैं इसको। अरे तुमसे तो स्ट्रेंथ पूछा है ना, बने नहीं बने वो अलग बात है, तुमसे स्ट्रेंथ पूछी है। तो आपको क्या देखना है, जैसे मान लो कि ये तो क्लियर है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होगी कहां नहीं होगी। अगर ऐसे एग्जांपल देके पूछ ले कि कहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कहां पे कम होगी, तो ऐसे नहीं बोलना है कि बनेगा ही नहीं। हम क्यों बताए, नहीं बताएंगे हम तो यहां पर ध्यान आप ये रखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ठीक है। हमने यहां पर क्या लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो यहां पर आपको क्या करना है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3, इसकी कितनी है 2.5। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसकी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या होगी? या सिंपली ऐसा पूछ ले कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, तो बॉन्ड तो बनेगा ना। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना तो क्या हुआ, बॉन्ड तो बना है, और बॉन्ड बना है तो जाहिर सी बात है कि किस में ज्यादा होगा, जहां पर En ज्यादा होगा। Cl से तो ज्यादा ही होगा ना, बराबर नहीं होता ना। लास्ट टाइम में बताया ना, Cl हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, वॉन्डरवॉल होगा, तो ज्यादा तो किसका होगा, नाइट्रोजन का। हाँ H2S हो जाएगा ना। बात आ गई समझ में? चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के, इससे और आइडिया लग जाएगा। हाँ नोट कर लो इसको। हाँ नहीं, ओनली En। एक्चुअल में En ज्यादा होगा ना तो डेल्टा En अपने आप ही ज्यादा हो जाएगा। हाइड्रोजन तो है ही सही सब जगह। हाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये तो अपन ने स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया है, प्रॉपर स्ट्रेंथ का, कि आपसे पूछा जाए कि इस टाइप का बॉन्ड दिया है, इस टाइप का बॉन्ड दिया है, कहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हाँ नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं पूछे आपसे, क्या पूछा है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहां पे ज्यादा होगी, जहां पर En ज्यादा होगा। चार। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करना, ये एसी वेसी का थोड़ा कम करो ना टेम्परेचर। है इसको कर दे 16। फिर बोला, फिर बोला, बोलना ही नहीं है ना यार, पढ़ाई करनी है बस, तेरे को पढ़ने के लिए आया तू, बातें करने की नहीं है। तो उसकी हवा मेरे तक आती होगी। यहाँ पे पंखा लगाने का लॉजिक नहीं समझ में आया। बाकी क्लासेस में सब जगह वहां पे सामने रहता है, ये रहे ना तुम्हारे लिए। चलो एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, पेज नंबर 85, पेज नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 4। क्या आएगा आंसर, फर्स्ट आ जाएगा, सभी का आ गया।
चलो एक और क्वेश्चन देखना, पेज नंबर 99, पेज नंबर 99 और क्वेश्चन नंबर 138। क्या आएगा? थर्ड आएगा? सभी का आगे आंसर? तो सिंपली आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी बातें कर सकते हैं। अच्छा, होमवर्क नोट कर लेना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के सारे क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 136 से 155 तक, 136 से 155 तक सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? एक मिनट, बातें नहीं। और एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बता, चलो फिर अभी आगे आई जाएगी। जैसे आइस होता है ना, तो आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, और सॉलिड फॉर्म में होता है तो जैसे मान लो फ्रीज से अपन ने आइस निकाला तो उसको मेल्ट होने में कुछ टाइम तो लगता है, मान लो 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, लेकिन जैसे ही फ्रीज से निकालते हैं उस टाइम तो सॉलिड फॉर्म में होता है। और कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो, उनके पास में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने आइस को जमाया जमाया तो जैसे किसी ने राउंड शेप में जमाया, किसी ने सर्कल में जमाया, या किसी ने स्टार में जमाया, कैसे भी जमाया, एक प्रॉपर, हाँ, आर में जमाया, बी में जमाया, सी में जमाया, तो एक प्रॉपर शेप आपके पास आ जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि अगर आइस सॉलिड स्टेट में है तो उसके पास में एक प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, और इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को लेटिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेटिस भी बोला जाता है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन में आपको एक लैंग्वेज देखने को मिलेगी कि इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर या इन द लेटिस स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ठीक है? तो लेटिस स्ट्रक्चर ऑफ आइस का मतलब क्या है कि नॉर्मल आइस का स्ट्रक्चर है जहां पर सभी टाइप के बॉन्ड्स वगैरह जो भी है, अरेंजमेंट है, वो भी कैसा है, सब सेम एज वाटर, सेम एज वाटर। दोनों में बेसिकली डिफरेंस कितना सा है कि उसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर वॉल्यूम कम है, ठीक है? तो ये कोई नई टर्म मत समझना इसको कि अगर लेटिस लिखा हुआ है तो मतलब समझ जाना आइस है, सॉलिड में है तो एक प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है बात? चलो तो आगे बढ़ते हैं, और आगे अब अपन पढ़ते हैं आयोनिक बॉन्ड। हाँ, कहां पे? यहाँ पे ओ कर दूं मैं? अब मैंने यहाँ पे ओ कर दिया ऐसे, हाँ, तब भी यही ज्यादा होगा। हाँ। वही तो किया था अभी, फिर ये वाला ज्यादा होगा, क्योंकि अच्छा, मैं इस तरीके से समझो इसको कि मेनली हमें मतलब इस चीज से है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एफ है, ठीक है? अब एफ है तो एफ का मतलब ये हुआ कि एफ की वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा आएगा, और प्लस चार्ज ज्यादा आएगा तो अट्रैक्शन ज्यादा पावर के साथ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? तो मेनली इस साइड वाले एटम की बात करते हैं अपन, यही बात समझ में आ गई क्या? जिसके साथ अटैच है ना उसकी अपन बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? अब स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हम किसकी बात करेंगे कि हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है? फ्लोरीन के साथ में। यह हाइड्रोजन किसके साथ में अटैच है? ऑक्सीजन के साथ में। यह हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है? नाइट्रोजन के साथ में। तो ये वाला हाइड्रोजन ही तो क्या कर रहा है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है ना, और यही वाला हाइड्रोजन सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच में है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर फ्लोरीन के साथ है तो प्लस चार्ज ज्यादा, तो अट्रैक्शन। अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो जो प्लस चार्ज क्रिएट होगा वो थोड़ा कम होगा, तो अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे भी अपन लिख देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन, और ये ईएन जो है वो क्या है, अटैच हाइड्रोजन। एक मिनट रुक जा रे, रुक जा यार।
हाँ यहाँ पे, हाँ इस साइड भी एफ है, नहीं कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा उससे, मेनली फर्क इससे ही पड़ेगा। ये तो अरेंजमेंट है, जैसे ये मान ले HF H2 इस टाइप का अरेंजमेंट है, इस टाइप के एटम है। आगे यहाँ पर क्या होगा, H होगा, यहाँ पर आगे क्या होगा, H होगा, इस तरीके से। और कोई डाउट है? आगे बढ़े, आगे लिखते हैं हेडिंग आयोनिक बॉन्ड। क्वेश्चंस करेंगे ना मॉड्यूल के? अरे मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, मॉड्यूल के भी करा दिए, पे अब क्या बचा है करने के लिए? चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लगभग 15 दिन चलेगा। सत्ताईस सितंबर से स्टार्ट हुआ था, लगभग 27 सितंबर से, और अभी तो 2 महीने तो हो गए अपने को। 2 महीने में अपन अभी 15 दिन और जोड़ लो तो हाँ 2.5 महीने चल गया चैप्टर, और कितना चलाएंगे इसको? 25 से हुआ था ना, तो 2 महीने तो लगभग आज ही कंप्लीट होने में आए। अरे ऐसे थोड़ी होता है, छुट्टी थी और ये थी वो थी, सब काउंट कर। खड़े हो जाओ सारे, खड़े हो जा, खड़े हो जाओ सारे, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जा, सब खड़े हो जाओ। आगे पढ़ते हैं अपन आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखो। आयोनिक बॉन्ड, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। इट इज फॉर्म, इट इज फॉर्म बाय, इट इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात सबको मालूम है। आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जैसे NaCl का फॉर्मेशन करते हैं तो NaCl के अंदर सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन उसको गेन करता है, और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, और ट्रांसफर हुआ तो केटाइन से, और केटाइन से एनाइन की तरफ ट्रांसफर हुआ, तो इसकी वजह से कौन सा बॉन्ड बना, आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड बना तो आयोनिक बॉन्ड का बेसिक आइडिया अपने को मालूम है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें अपन अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक बार पहले भी अपन ये देख चुके हैं और तुम 10th में भी पढ़ चुके हो और तुम्हें मालूम भी है। आगे बढ़ते हैं, और एक छोटा सा रूल होता है जिसका नाम होता है क्रिस क्रॉस रूल। क्रिस क्रॉस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, दिख रहा है बराबर दिख। क्रिस क्रॉस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, बातें नहीं रहे। क्रिस क्रॉस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा Na+ और इधर की साइड है SO4-2, ठीक है। तो यहां पर ये जो चार्ज लिखा हुआ है, ये चार्ज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इसी को ही बोला जाता है क्रिस क्रॉस रूल। तो ये 2 तो आ जाएगा यहां पर और 1 चला जाएगा यहां पर, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Na2SO4। Na को बोला जाएगा सोडियम, SO4-2 को बोला जाता है सल्फेट, तो इसका नाम होगा सोडियम सल्फेट। आई बात समझ में? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा Na+ और दूसरा है PO4-3, ठीक है। क्रिस क्रॉस रूल लगाते हैं तो ये 3 तो आ जाएगा यहां पे और 1 आ जाएगा यहां पर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na3PO4। बात आई समझ में? धीरे बोला करो यार, यस सर।
ये हो गया Na3PO4। और अगर आपसे पूछा जाए Na3PO4 का नाम क्या होगा, तो ये तो हो गया सोडियम और दूसरा हो गया फॉस्फेट। ठीक है, ये तुम्हें इनके नाम मालूम है क्या? सल्फेट है, जैसे फॉस्फेट है, नाइट्रेट क्या होता है? NO3- होता है। तो जैसे मान लो कि हमें कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाना है, तो कैल्शियम पे तो +2 होगा और NO3 पे -1 होगा, तो इसको हम बोलेंगे कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaNO3 होल्टोइस, और इसका नाम हो गया कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये छोटे मोटे तो मालूम है ही सही तुम्हें, क्रॉस रूल का थोड़ा सा आइडिया है ही सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस काम में लिया जाता है, उस प्रोसेस का नाम होता है बॉर्न हेबर साइकिल। क्या नाम होता है? बॉर्न हेबर साइकिल। और बॉर्न हेबर साइकिल में किस तरीके से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले एक बार ये लिख लो, क्योंकि बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। इस बॉर्न हेबर साइकिल को ध्यान से समझ लेना, टफ है ये। कल ऐसे उन्होंने भी बर्थडे मनाया था, तुम तो 5 ही मिनट रहे थे, वो 10-15 मिनट तक खड़े रहते बगल वाले। बर्थडे ऐसे ही, हैप्पी बर्थडे सर। अच्छा, ये छोटे मोटे तो याद है ना? नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट। कौन सा? सल्फाइट। सल्फाइट होता है SO3-2, इसको बोलते हैं सल्फाइट। ये तो था नाइट्रेट, ये तो था नाइट्रेट, और नाइट्राइट होगा NO2-। है ये रहा ना नाइट्रेट, ये नाइट्राइट, ये होगा N-3, इसको बोलते हैं नाइट्राइड। और लिख लो 2-4। O2- को बोला जाता है सुपर ऑक्साइड। O2-2 को बोला जाता है पर ऑक्साइड, और O-2 को बोला जाता है ऑक्साइड। तो जैसे जैसे यूज में आते जाएंगे, वैसे वैसे देखते जाएंगे। वैसे तो मेनली यही यूज में आते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कार्बोनेट, सल्फेट वगैरह। चलो लिख लिया। अब इसको ध्यान से समझना, बॉन्ड हेबर साइकिल को। बॉन्ड हेबर साइकिल के अंदर हम क्या करेंगे? NaCl का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? और NaCl का फॉर्मेशन करेंगे, तो NaCl का फॉर्मेशन कैसे करेंगे?
देखो कोरोना के टाइम में क्या हुआ था कि मेस वगैरह बंद थी या बाहर रेस्टोरेंट वगैरह बंद थे, तो जो भी खाना खाते थे अपन घर का ही खाते थे, घर पे ही बनाते थे, घर का ही खाना खाते थे। और घर का ही खाना खाते थे तो हमें जो ये नमक है या ये जो NaCl है ये भी घर पे ही बनाना पड़ेगा। कहाँ पे बनाना पड़ेगा? और घर पे बनाना पड़ेगा। तो घर पे कैसे बनाएंगे देखना इधर ध्यान से। आपको बनाना है NaCl। क्या बनाना है? और NaCl बनाना है तो Na को लाना पड़ेगा बाजार से, ठीक है क्या? घर पे तुम घर का खाना खाते थे तो सब्जी वगैरह सारी घर पे उगा लेते थे, मिर्ची भी घर पे उगा लेते थे, आटा भी घर पे उगा लेते थे। ऐसे तो कहने का मतलब ये है, चक्की में चक्की चलाएगा तू? अरे यार ऐसे नहीं होता यार, ऐसे झूठ जितना झूठ नहीं बोलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे सब्जी वगैरह लाते थे तो सब्जी बाजार से ही तो आती थी और लाके और घर पे ही तो बनाते थे। फिर हम बोलते थे हमने घर का खाना खाया। तो घर का खाना खाने का मतलब क्या है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो तो बाहर से आएंगे, बनेगा कहां पर? बात आई समझ में? तो इसी तरीके से जो भी इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो तो कहां से आएंगे और बनेगा कहां पे? तभी तो बोलेंगे घर का नमक है। चलो इधर देखो, अब हमें क्या करना है, NaCl का फॉर्मेशन करना है घर पे। और NaCl का फॉर्मेशन करना है तो हम सोडियम लेके आए मार्केट से, और सोडियम लेके आए और क्या लेके आना पड़ेगा? क्लोरीन। और क्लोरीन लाएंगे तो क्लोरीन हमें Cl2 की फॉर्म में मिलेगा, और Cl2 की फॉर्म में मिलेगा तो ये गैसियस स्टेट में होता है। और गैसियस स्टेट में होता है तो 1 किलो सोडियम बाजार से थैली में रख के लिया है। बस इतना सा ध्यान रखना कि ये पानी के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर हमें क्लोरीन गैस चाहिए तो ये किसमें लेके आएंगे? बॉटल में भर के, सिलेंडर। तो एक हाथ में तो 1 किलो सोडियम की थैली है और एक हाथ में क्या है? सिलेंडर। दोनों लेके हम चल रहे हैं घर की तरफ। अब इधर देखना ध्यान से, सोडियम और क्लोरीन ये दोनों हम मार्केट से लिया है। अब हमें बेसिक इंग्रेडिएंट हमारे पास में आ चुके हैं। अब हमें क्या बनाना है? NaCl। और NaCl बनाना है तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। NaCl बनाने के लिए आपको एक तो Na+ चाहिए, दूसरा और एक Na+ चाहिए, दूसरा Cl- चाहिए। तो आप स्टार्टिंग में क्या लेके आए? सोडियम यानी सॉलिड स्टेट में और क्लोरीन यानी गैसियस स्टेट में, और एक सॉलिड में लाए हो एक गैस में लाए हो। हमारा टारगेट ये है कि इस Na को कन्वर्ट करना है हमें Na+ में, और इस Cl2 को कन्वर्ट करना है Cl- में। फिर दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने के बाद में क्या बन जाएगा? NaCl। बात आई समझ में? तो हमारा टारगेट क्या है कि सोडियम सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना है? Na+ में। और Cl2 गैस को किस में कन्वर्ट करना है? Cl- में। बात आ रही है समझ में? अब मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूं कि जैसे NaCl है तो Na और Cl2 ये दो ही है हमारे पास में। इन दोनों को कंबाइन करके हमने NaCl बनाया, ठीक है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? कैसे करें? या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको हाफ कर दो। अब बैलेंस्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोडियम मार्केट से लेके आए, सॉलिड स्टेट में है, Na+ में कन्वर्ट करना है। Na+ में कन्वर्ट करना है तो मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो इलेक्ट्रॉन को हम किस स्टेट में रिमूव करते हैं? गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में करते हैं ना। डेफिनेशन में क्या लिखा होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो पहले हमें इस सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और गैस में कन्वर्ट होने के बाद में ही हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाएंगे। बात आ रही है समझ में? क्योंकि आपको फाइनली किस में कन्वर्ट करना है? Na+ में। तो सबसे पहले इस सॉलिड को हमने Na गैस में कन्वर्ट किया, और सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इस एनर्जी को बोला जाता है सब्लिमेशन एनर्जी। इसका मतलब सोडियम सॉलिड को हमने सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड करवाई, और सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड कराने पर Na सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? Na गैस में कन्वर्ट हो गया। कोई डाउट इस प्रोसेस में? इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि जब Na से Na+ में कन्वर्ट करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? IP। यानी यहां पर हमने इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? Na+ में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर हमें Cl2 को Cl- में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब Cl के अंदर हम क्या करेंगे?
इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आइसोलेटेड गैसियस एटम, राइट? तो यहां पर Cl2 लिखा हुआ है, Cl2 लिखा हुआ है, तो ये 2 एटम है और 2 एटम है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? और सिंगल करना पड़ेगा। तो सिंगल कैसे करेंगे? जैसे Cl और Cl, इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है ना? इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पर ही तो ये सिंगल होगा, और इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी जाएगी, उसके बाद में Cl2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Cl। तो ये Cl2 से Cl में कन्वर्ट हो जाएगा कब? जब इसको हम देंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Cl में। ठीक है, बात आई समझ में? अब मैं यहां पे क्या करूंगा? इस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को बाई 2 करूंगा। ठीक है, ये मैंने क्यों किया है अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी सी देर में, या अभी समझाऊं तो अभी समझ लो। देखो, आपने यहां पर क्या किया? 1 मोल सोडियम लिया, ठीक है, 1 मोल NaCl बनाया, और 1 मोल सोडियम से 1 मोल NaCl आप बना रहे हो, तो आप क्लोरीन Cl2 कितने मोल ले रहे हो? हाफ मोल ले रहे हो, यही है ना बात? अब हाफ मोल ले रहे हो, इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं आपको बोलता हूं कि Cl2 के लिए बॉन्ड एनर्जी X है, Cl2 के लिए बॉन्ड एनर्जी X है, तो Cl के लिए कितनी होगी? तो आप बोलोगे X/2। यही बात समझ में? या आप सिंपली ऐसा सोचो कि 1 मोल Cl2 मैंने लिया है ना? Cl2 मैंने लिया है 1 मोल, कितना लिया है? अब 1 मोल को ब्रेक करने के लिए X एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 1 मोल को ब्रेक करने के लिए X एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और मेरे को जरूरत कितने की है? तो फिर मैं यहां पे कितना लिखूंगा कि मेरे को आधे मोल को ब्रेक करने के लिए इतने की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने यहाँ पे 1 मोल लिया है, जबकि रिक्वायरमेंट है आधे की, इसको इस वजह से मैंने इसको क्या कर दिया? हाफ। यही बात समझ में? थोड़ी सी आई या पूरी आई? पूरी आ गई क्या? पक्का? कोई डाउट नहीं है? श्योर? ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया Cl में, और Cl में कन्वर्ट होने के बाद में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब हमारे पास में Na+ आ गया और दूसरा क्या आ गया? Cl-। Na+ आ गया, Cl- आ गया, एक केटाइन है दूसरा एनाइन है, एक केटाइन है और दूसरा एनाइन है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। अच्छा, इन सब एनर्जीज के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया है ना? थोड़ा बहुत मालूम है, या ज्यादा भी मालूम हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो मालूम है। ठीक है, अब यहां पर बात क्या होगी कि जब Na+ और Cl- ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, तो कंबाइन होने पर ही तो क्या बनेगा? NaCl। और NaCl बनेगा तो ये जो NaCl बनेगा ये बनेगा सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में? क्योंकि NaCl कैसा होता है? सॉलिड। तो यहां पर ये जो NaCl बना ये सॉलिड स्टेट में बना, और सॉलिड स्टेट में बना तो सॉलिड स्टेट में कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी सॉलिड हो, उसके पास में एक प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर लेटिस स्ट्रक्चर होता है। अब इसके पास में एक प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक लेटिस स्ट्रक्चर है, तो यहां पर अब दूसरी पॉइंट सुनना ध्यान से। एक तो है Na+, दूसरा है Cl-। ठीक है, Na+ और Cl-, एक है प्लस दूसरा है माइनस, एक है प्लस दूसरा है माइनस, एक है केटाइन दूसरा है एनाइन, और केटाइन और एनाइन में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, और अट्रैक्शन होता है तो अट्रैक्शन होगा। तो दूसरी बात यहां पर यह है कि Na+ और Cl- एक केटाइन है और दूसरा एनाइन है, मतलब दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, और दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा तो मतलब बॉन्ड बन रहा है, और बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस एक्सोथर्मिक। तो Na+ और Cl-, एक केटाइन दूसरा एनाइन, केटाइन और एनाइन के बीच में आयनिक बॉन्ड बना, और आयनिक बॉन्ड बना मतलब बॉन्ड बना, और बॉन्ड बना तो एनर्जी क्या होगी? और एनर्जी रिलीज होगी, और बॉन्ड बनने के बाद में Na सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, जिसका स्ट्रक्चर कैसा है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? इसका मतलब Na+ और Cl- में बॉन्ड बना, बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होने पर ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को बोला जाएगा लेटिस एनर्जी। क्या बोला जाएगा? लेटिस एनर्जी।
लेटिस एनर्जी बोलो या फिर क्रिस्टल एनर्जी बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं LE से। बात आई क्या समझ में? पक्का? तो ये जो लेटिस एनर्जी है इसको कैसे डिफाइन करोगे? केटायन नहीं, बस सिंपल, वो तो मैं डेफिनेशन लिखा दूंगा। केटायन और एनायन के बीच में बॉन्ड बना, बॉन्ड बना, बॉन्ड बनने पर आपको मालूम है कि बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी का नाम हमने रखा है लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी रखने का रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर NaCl का एक लेटिस बना है या क्रिस्टल बना है, इस वजह से इस एनर्जी को क्या बोला है? लेटिस एनर्जी। बात आई समझ में? पक्का? ये लिख लिया सबने? इधर कंटिन्यू करते हैं उधर से। ये हाफ वाला कॉन्सेप्ट आ गया क्या समझ में? क्योंकि आपको 1 मोल NaCl बनाना है तो आधे मोल की ही हमें रिक्वायरमेंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट समझना, जैसे यहां पर Na+ और Cl- में अट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बनने वाला कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब जैसे मान लो कि मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा Mg+2 है ना, और दूसरा है Cl-। आपसे पूछा जाए कि Na+ और Cl- में ज्यादा अट्रैक्शन होगा या Mg+2 और Cl- में? क्यों? चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बनने वाला बॉन्ड वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? और बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी या कम रिलीज होगी? और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो यहां पर भी जो एनर्जी रिलीज होगी वो लेटिस एनर्जी है, लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अब यहां पर क्या होता है कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर ये जो पूरा हमने सब्लिमेशन एनर्जी, ये इसका बॉन्ड हेबर साइकिल देखा, इस पूरे प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है, कौन कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन ΔHF से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ΔHF का मतलब होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलो या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलो, दोनों का मतलब एक ही। हीट और एंथैल्पी एक ही है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये बताती है कि आपने NaCl के फॉर्मेशन में कौन कौन सी एनर्जी को इन्वॉल्व किया, और एनर्जीज को इन्वॉल्व किया तो ओवरऑल प्रोसेस कैसा होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं हमने किन किन एनर्जीज को यहां पर इन्वॉल्व किया। सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी हमने प्रोवाइड करवाई है, रिलीज हुई है? प्रोवाइड करवाई है, करवाई है ना, क्योंकि सॉलिड से आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा था, गैस में अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन को लूज कर रहे हो तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। दूसरी एनर्जी यहां पर कौन सी थी? आईपी। आईपी आपने प्रोवाइड करवाई या रिलीज हुई? प्रोवाइड करवाई। नेक्स्ट एनर्जी आपने कौन सी दी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये रिलीज हुई है, प्रोवाइड करवाई है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी है? ये मतलब रिलीज हुई है, प्रोवाइड करवाई है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा, होगा ना। और इसके बाद में लास्ट वाली एनर्जी जो है वो है लेटिस एनर्जी, और लेटिस एनर्जी रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है? रिलीज हुई है, क्योंकि बॉन्ड बना है। बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। तो यहां पर ये स्टार्टिंग वाली जो 3 प्रोसेस है ये तो होगी एंडोथर्मिक, होगी एंडोथर्मिक, और लास्ट वाली जो 2 प्रोसेस होगी ये होगी एक्सोथर्मिक। ठीक है। अब अगर आपको स्टेबल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, एक आइडियल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, तो उसके लिए ओवरऑल प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या बनाना है? NaCl बनाना है। क्या बनाना है?
यानी कि NaCl बनाना है, मतलब Na प्लस और Cl माइनस को अटैच करना है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तभी बॉन्ड बनेगा। यानी ओवरऑल ये जो पूरा प्रोसेस है बॉन्ड हेबर साइकिल, इसके अंदर ओवरऑल एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, और ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी तभी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो पाएगा। अब ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी मतलब डेल्टा एच एफ कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, बनने वाला कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हमें ओवरऑल एक्सोथर्मिक चाहिए, और जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा बनने वाला कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैं यहां पे कुछ कंडीशन लिख रहा हूं, फॉर स्टेबल आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन या आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगी, स्टैंडर्ड कंडीशन ये होगी कि अगर इस डेल्टा एच एफ को हमें ओवरऑल एक्सोथर्मिक करना है, ओवरऑल कैसा करना है, एक्सोथर्मिक, और जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाए उतनी ही फेवरेबल कंडीशन होगी, और ओवरऑल एक्सोथर्मिक करना है तो इन एंडोथर्मिक वालों को तो क्या कर दें, कम, एंडोथर्मिक वालों को तो क्या कर दें, कम, और एक्सोथर्मिक वालों को क्या कर दें, ज्यादा, तभी तो एक्सोथर्मिक हो पाएगा। तो एंडोथर्मिक वालों को कर दे कम, एक्सोथर्मिक वालों को कर दे ज्यादा, तो ओवरऑल प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, कैसा होगा, और एक्सोथर्मिक होगा तो बनने वाला कंपाउंड भी कैसा होगा, स्टेबल होगा। बात आई समझ में, पक्का, श्योर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरी प्रोसेस में सब्लिमेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम या ज्यादा, आईपी क्या होना चाहिए, बीडी कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लेटिस एनर्जी, और लेटिस एनर्जी ज्यादा। बात आई समझ में, ये डाउन साइडेड एरो रिप्रेजेंट करता है, लेस कर दें क्या, चलो इसको कर देते हैं लेस, और अपसाइड एरो को कर देते हैं मोर। बात आई समझ में, कोई डाउट इसमें, श्योर। अब एक और पॉइंट ध्यान से सुनना, जैसे मान लो कि मैंने आपको बताया वो एक एग्जांपल लेके कि Mg+2 और Cl माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आपने क्या बोला, Mg+2, और मतलब Mg+2 और Cl माइनस, और Na प्लस और Cl माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, Mg+2। ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कहीं पर भी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है, तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है तो सभी कंपाउंड्स के लिए हम बॉन्ड नंबर साइकिल नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, और नहीं बना सकते तो अगर आपको कहीं पर भी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है तो उस केस में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा लेटिस एनर्जी। क्या रहेगा, लेटिस एनर्जी, और लेटिस एनर्जी सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा, तो इस लेटिस एनर्जी के बेस पर ही हम बोलेंगे कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड कम स्टेबल है। ठीक है, पक्का, श्योर, इसमें कोई डाउट, लिखो। समझ में आ गया साइकिल,
साइकिल, इसको तोड़ दे वापस, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको तोड़ देगा तो वापस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वापस से उनको कनेक्ट कर ले, फिर वापस से पूरा साइकिल बन जाए। तो अपन क्या है, तोड़ने में विश्वास नहीं रखते, अपन जोड़ने में विश्वास। हाँ, तो आयोडीन तो मिला देंगे ना इसमें। हाँ, बाहर से मिला देंगे। हैं? हाँ हाँ, एनर्जी एक्सटेंसिव होता है, इंटेंसिव होता है। क्या हो जाएगा? कौन डिवाइड हो जाएगा? अरे तू रहने दे रे यार, तू ये लिख ले। हेबर्स प्रोसेस तो वो होती है N2+3H2 वाला, ये बॉन्ड हेबर है। हाँ, तो वो साइंटिस्ट तो यही है, ये आगे वाला साइंटिस्ट दूसरा है, पीछे वाला हेबर वही वाला है। आल्टी लिखो अभी तो, फिर वो बातें अपन बाद में करेंगे। फिर उससे क्या होगा? बात नहीं करता मैं। चलो लिख लिया क्या? तो आगे बढ़ते हैं। चलो इसके आगे इधर वाला लिख लिया ये। इसके आगे लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लेटिस एनर्जी। क्योंकि बाकी सब एनर्जीज के बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नई टर्म जो हमारे लिए है वो कौन सी है? लेटिस एनर्जी। तो अब लेटिस एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं कि लेटिस एनर्जी क्या होती है। लिखो हेडिंग, बातें बिल्कुल भी नहीं, लेटिस एनर्जी, इसका दूसरा नाम होता है क्रिस्टल एनर्जी। ज्यादा फ्रिक्वेंटली लेटिस एनर्जी ही बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं लेटिस, ALE। देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, amount of energy released, amount of energy released
when cation and anion attract with each other during the formation of 1 mole ionic compound. 1 mole ionic compound. ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये जो लेटिस एनर्जी है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो आगे लिखते हैं इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी। फर्स्ट फैक्टर जिसके ऊपर लेटिस एनर्जी डिपेंड करेगी कौन सा? फर्स्ट फैक्टर होगा चार्ज ऑन आयंस। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मतलब प्लस माइनस चार्ज अगर ज्यादा होगा, तो चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज भी, और एनर्जी रिलीज भी ज्यादा होगी तो इसी एनर्जी को हमने क्या बोला है? लेटिस एनर्जी। तो अगर आयंस के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तो लेटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी, राइट। तो फर्स्ट फैक्टर है चार्ज ऑन आयंस, और चार्ज ऑन आयंस ज्यादा होगा तो लेटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्लियर है? क्योंकि चार्ज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। अच्छा, ये जो लेटिस एनर्जी है ना, ये एक तरीके से आयनिक कंपाउंड के स्टेबिलिटी को बताती है। किसको बताती है? स्टेबिलिटी को। सेकेंड फैक्टर हमें कब यूज में लेना है? इफ चार्ज कैसा हो? सेम हो। इफ चार्ज इज सेम। तो हम फिर सेकंड फैक्टर पे आएंगे, और सेकंड फैक्टर का नाम है साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयंस। अब आयंस का साइज बढ़ने पर अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आयंस का साइज बढ़ गया तो अट्रैक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो मतलब लेटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम। तो साइज ऑफ आयंस और लेटिस एनर्जी दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज ज्यादा, लेटिस एनर्जी कम। देखो अब किस टाइप के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा NaF MgF2 एंड AlF3। ठीक है। आपसे पूछा है कि इन तीनों में लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाइए। अरे एक मिनट मैं भी तो बता दूं यार। सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम चार्ज को कैलकुलेट करें। चार्ज को कैलकुलेट करेंगे तो Na के ऊपर तो होगा +1, F के ऊपर -1, Mg के ऊपर +2 और F के ऊपर -1, Al के ऊपर +3 और F के ऊपर -1। अब इन तीनों में चार्ज का मैग्नीट्यूड कहां पर ज्यादा है? और AlF3 के अंदर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसका मतलब लेटिस एनर्जी। क्योंकि चार्ज का जो चार्ज आयंस के ऊपर जो चार्ज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जहां पर चार्ज ज्यादा होगा वहां पर लेटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा AlF3, फिर MgF2 और लास्ट में NaF। क्लियर है? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा LiF NaF KF RBF। इनके बीच में आपको लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बनाना है। पहला काम होगा हमारा चार्ज को देखना। चार्ज देखेंगे तो Li के ऊपर +1, F के ऊपर -1, +1 -1 +1 -1 +1 -1, राइट। सबके ऊपर चार्ज कैसा? चार्ज सेम है तो किस पे जाएंगे? और साइज पे जाएंगे तो जिसका साइज छोटा उसकी लेटिस एनर्जी, जिसका साइज छोटा उसकी लेटिस एनर्जी। तो सबसे ज्यादा LiF NaF KF, लास्ट में RBF। बात आई समझ में? पक्का? श्योर? तो ये यहां तक लिखो, फिर आगे के क्वेश्चन तुम्हें ही करने हैं।
चलो लिख लिया। इसमें बताना Na2O Na2S। हमें पहले चार्ज तो देख लो, है सेम ही है क्या? Na पे +1 और O पे -2। Na पे +1 और S पे -2 ही होगा क्या? क्योंकि दोनों का फॉर्मूला ही कैसा है, सेम। तो चार्ज भी कैसे होंगे, सेम। अब चार्ज सेम है तो क्या देखोगे, किसका छोटा साइज? O का साइज छोटा, तो इसका मतलब लेटिस एनर्जी ज्यादा। चलो एक और ट्राई करते हैं। LiF, LiCl, LiBr, Li। क्या सभी पे चार्ज सेम है? Li पे +1, F पे -1, +1 -1, +1 -1, +1 -1, चार सबके ऊपर। तो क्या देखेंगे, किसका साइज सबसे छोटा? F का साइज सबसे छोटा, और साइज सबसे छोटा तो लेटिस एनर्जी। तो LiF, LiCl, LiBr, Li। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या देखोगे, चार्ज, उसके बाद क्या देखोगे, साइज, और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर।